हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा, बढ़िया, एकदम। चलिए, और फिजिक्स भी मस्त तरीके से चल रही होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अपना चैप्टर चल रहा है और आज एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक हम इसमें करने वाले हैं। तो हमने कैपेसिटर पढ़ लिया है और कैपेसिटर में क्या एनर्जी स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, उनकी ग्रुपिंग कैसे होती है, सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, उस प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ऑल अबाउट हम डाई इलेक्ट्रिक को ही पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा कैपेसिटर का, जल्दी जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और वहाँ लिंक से पहले पीछे वाला लेक्चर पढ़िए और फिर आइए, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो मैं हूँ सक्षमुस, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना लेक्चर शुरू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? What will be the effect of a dielectric in a capacitor? तो थोड़ा सा ध्यान करें भाई। कैपेसिटर के ऐसे दो प्लेट्स होती थी, है ना, और इन दो प्लेट्स में से एक प्लेट पर हम कहते थे पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, बीच में फील्ड होता था जिसको बोलते थे ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता है, इस पूरी प्लेट पर कैसा चार्ज मानते थे हम? नेगेटिव चार्ज मानते थे। तो हमने इसमें एक बात नोट की क्या कि कैपेसिटर की बात की, फील्ड निकाला, कैपेसिटी निकाली, कभी ये ध्यान किया गया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो प्लेट आपस में चिपक भी सकती है, चिपक जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगी, कैपेसिटर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है ना सर? हमने ये केस किया भी था, हमने दो प्लेट्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला निकाला भी था, जो ये आया था क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना, फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया था कि ये निकलेगा। तो अब ये अगर प्लेट मान लो चिपक गई तो कैपेसिटर का तो कंसेप्ट ही खत्म, कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। तो इसी एक लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ कंसेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। और भी कई कारण हो सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं इसको रोकने के, कि भी मान लो दोनों प्लेट को पकड़ लें इन द सेंस इसको फिक्स कर दें, किसी मेटेरियल से नट बोल्ट से टाइट कर दो या कैसे भी कर दो तो ये रुक जाएगा, चिपकेगा नहीं। फिर भी डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, किस तरह से वर्क करता है, तो देखो एक बार समझते हैं इसको भी। तो हमारे पास ये प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, एक प्लेट जिस पे हम क्या मानते हैं भाई, इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है सारा, है ना। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी भी चार्ज डेंसिटी कितनी आती थी? सिग्मा आती थी। बट ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब हमने इसके अंदर क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब तुम कहोगे सर इतनी देर से डाइलेक्ट्रिक पढ़ाई जा रही है, तो बता दो डाइलेक्ट्रिक है क्या। तो देखो, आप लोगों ने कंडक्टर पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आप लोगों ने इंसुलेटर पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर भी पढ़ा। तुमसे तीनों की डेफिनेशन पूछ लूँ 1 मिनट में बता दोगे, मिनट नहीं लगाओगे बताने में। कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इंसुलेटर जिससे ना पास हो, सेमीकंडक्टर जो पास भी करे ना भी करे, नहीं, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। डिटेल में करेंगे तो ध्यान में आएगा। अब इन तीनों के अलावा एक चौथी कैटेगरी बना दी, वो है डाई इलेक्ट्रिक, जो ना एक कंडक्टर है, ना इंसुलेटर है, ना सेमीकंडक्टर है। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो तुम्हें कुछ कुछ इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का फील आएगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होती, विच डज नॉट अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये अपने अंदर फील्ड को अलाउ करता है पास होने, यानी कि फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन अ सर्टेन कंडीशन प्रोड्यूस होता है। जब हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो तुम कहोगे थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की सेमीकंडक्टर की भी, बट ये सेमीकंडक्टर से बहुत अलग चीज़ है डाइलेक्ट्रिक। सेमीकंडक्टर एक अलग क्लास है मटेरियल की,
इंसुलेटर एक अलग क्लास है, इसी तरह डाइलेक्ट्रिक भी अलग क्लास है। एग्जाम्पल समझ सकते हो डाइलेक्ट्रिक का, जैसे ग्लास एग्जाम्पल है इसका, ग्लास हो सकता है, मिक्का हो सकता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। जनरली सॉलिड्स लेते हैं हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो देखो अब ये तो बात थी डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर सकता है जब हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर हम अप्लाई कर दें। अब चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। अब हमने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, होगा क्या हमें पता है। इस पॉजिटिव नेगेटिव वजह से यहाँ पर एक फील्ड है ई नॉट, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड कैसा मान लिया हमने, एक्सटर्नल फील्ड मान लिया। भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, नॉट का मतलब जब एयर था, है ना, बीच में हमने प्लेट लगा दी। तो प्लेट लगा के तो क्या होगा, तो फिर डाई इलेक्ट्रिक का, यानी कि ये जो मटेरियल है ये मेरा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है ये। अब इस डाई इलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन मीन्स अब डाई इलेक्ट्रिक क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। अब यहाँ जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज फील्ड के साथ जाता है, क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या आता है, क्यू ई, फील्ड के साथ, और उसमें माइनस क्यू आएगा। तो नेगेटिव चार्ज फील्ड से अपोजिट, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जितना नेगेटिव है इतना आपका शिफ्ट इधर होता चला जाएगा, और पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ एक अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ई आई देखो, ई नोट है एक्सटर्नल, और ई आई क्या हो गया, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अंदर भी एक फील्ड आ गया जो कि मोस्ट प्रोबेबली ई नोट से कम होगा। अब देखो ई आई इधर आ गया, ई नोट इधर था पहले जब ये स्लैब नहीं थी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी, ई नोट, बट अंदर खुद भी ई आई आ गया ना ई आई। अब ई आई कहने से ये जो नेगेटिव आया, तो इस प्लेट के ऊपर यानी कि इस फेस के ऊपर सिग्मा आई प्लस का आएगा चार्ज डेंसिटी, और यहाँ सिग्मा आई माइनस का आएगा चार्ज डेंसिटी, ये भी सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन के टू फेसिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट करना क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इस डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से क्या क्या इसमें फ़र्क पड़ा है जरा हम देखें। तो हमें पता है कि ई नोट कितना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अब ई आई ई नोट से कम है, तो एक फील्ड इधर है एक इधर है, नेट कितना होगा इसके अंदर बताओ, यानी कि जो नेट आएगा मान लो ई, क्या वो ये नहीं होगा ई नोट माइनस ई आई, यानी हम ये कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाई इलेक्ट्रिक, तो ई कितना आएगा नेट, ई नेट लिख दो या खाली ई लिख लो, ई नेट कितना आएगा, ई नोट माइनस ई पी आ जाएगा, ई नोट माइनस ई आई, सॉरी इंड्यूस्ड, ई नोट अप्लाइड हो गया, ई आई क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अभी एक्चुअली में होगा किसके बराबर, ई नोट माइनस ई आई, घट गया। मान लो पहले 100 था, है ना, 100 था ऐसे इधर से इधर, ये 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड था, अंदर प्रोड्यूस हो गया मान लो 30, कितना बचा 70, 100 माइनस 30 70, तो जो 70 है वो है ई। अब ध्यान करो, मैंने बताया था कि भाई ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, या ये कोई पॉइंट है P। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा उसका फार्मूला आता था K/r², या K की जगह हम लिख सकते थे Q/4πε0r², ये अगर डिस्टेंस r है, याद है ना। अब अगर इसका मीडियम में एयर को बदल कर कोई भी मीडियम लगा दूं, तो यहाँ जो फील्ड आता था वो पहले का E/K होता था। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार आया है, मैंने बताया भी है, फोर्स रिड्यूस होती थी, फील्ड रिड्यूस होता था, फ्लक्स रिड्यूस होता था, पोटेंशियल भी कम होता था, ये सारी चीज़ आई है ना। तो इसका मतलब फील्ड हो गया कम, और मैंने बताया ना ई डैश, यानी कि मीडियम बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाता है, K टाइम्स कम हो जाता है।
के टाइम्स कम हो जाता है। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट। तो यहाँ जो ई आएगा वो कितना आएगा, यानी कि जो ये ई आएगा वो कितना आएगा, ई नॉट बाय के आएगा। यानी इस ई की वैल्यू आएगी ई नॉट अपॉन के, यानी कि ये जो वैल्यू है पूरी किसके बराबर आएगी, ई नॉट अपॉन के बराबर आएगी, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ, ये तो आ गया, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट बाय के, या इसकी जगह रख लो ई नॉट अपॉन के, तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई, ये हो गया। अब ई नॉट कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में के, ई नॉट की वैल्यू रख दी, यहाँ क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा, इंड्यूस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, मान लो ये निकालना, इसको उधर ले आओ, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर ले जाओ, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन के, और सिग्मा ये कट गया, और सिग्मा आई क्या आया, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो अगर कोई ये कहे कि डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज डेंसिटी कितनी इंड्यूस होती है उसके अंदर, तो इतनी इंड्यूस होती है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तो देखो हमने क्या किया है, प्लेट थी, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डालने से हमने ये देख लिया कि जो फील्ड है एक्चुअली में फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, इसके अंदर फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कोई फर्क पड़ा क्या, देखते हैं। तो एक बार इसको नोट करो पॉज करके। चलो अभी हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया, यहाँ से हमने रिजल्ट निकाल लिया कि जो ई है डाइलेक्ट्रिक डालने से ई क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज होके इसकी वैल्यू कितनी आ गई है जी, ई नॉट अपॉन के। अब जरा देखते हैं पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अब वी नॉट ये डालने से पहले पोटेंशियल कितना था बताओ। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या ये होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। वैसे तो देखो ये डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं डिफरेंस को वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये डालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट। कितने डिस्टेंस पे था, डी डिस्टेंस पे, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वी नोट था, ई नोट इंटू में डी। अब नई वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल की, वो निकालनी है। तो V इक्वल टू, अब जो पोटेंशियल होगा कितना आएगा देखो, यानी कि इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो है E की वैल्यू आ जाएगी किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, मल्टीप्लाई में कितना है। अगर मान लो मैं मानता हूँ पूरे ही डिस्टेंस पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ना ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इंटू डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो V कितना होगा, E कितना आया था, V रिड्यूस हो गए, ये देखो ये ई नोट बाई के है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया। तो ई नोट अपॉन के इंटू में क्या आया, D, और ये ई नोट इंटू में D किसके इक्वल है, V नोट के। तो V कितना आया, V नोट अपॉन के। तो तुम ही बता दो कि ये पोटेंशियल घट गया कि बढ़ गया। अब K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो V का मतलब ये V क्या आ गया, लेस देन V नोट, यानी कि पोटेंशियल भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच का डिक्रीज हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से, ठीक है। इस केस में हमने ये माना हुआ कि के बीच में जो पूरा गैप है पूरा भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक से, इन दैट केस पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा अपना, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दूसरा रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, दूसरा निकल के आया कि डाई इलेक्ट्रिक डालने से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, पुराने का 1/k, पुराने का 1/k। चलो जी, अब मेन कहानी आती है जिसकी हम बात कर रहे थे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी
या कह सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी कितनी होगी, चलो जी कैपेसिटी देख लेते हैं। अब C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है, सबको पता है। C नोट करूँगा तो Q/V नोट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली तो C नोट है, एयर था ना C नोट, तो पोटेंशियल V नोट। अब मैं नई कैपेसिटी ले रहा हूँ C, तो चार्ज है अपने पास Q, पोटेंशियल V नोट कितना आया है, सॉरी V नोट नहीं, चार्ज Q है और नया पोटेंशियल कितना है V। फॉर्मूला तो ये आएगा, ये तो देखो पुराना फॉर्मूला है, C नोट इजिकल टू Q/V नोट, ये डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले का फॉर्मूला। अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, Q/V। तो C इजिकल्स टू Q/V, V कितना है रिड्यूस होके V नोट अपॉन K चला जाएगा ऊपर, तो K इंटू Q/V नोट। और ये Q/V नोट क्या होता है, Q/V नोट क्या होता है, C नोट, तो K टाइम्स C नोट। तो इसका मतलब यहाँ कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक डालने से क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, देखो डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा जो मैं कह रहा था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट चिपक सकती थी, चिपकने नहीं देगा क्योंकि बीच में खुद आ गया, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, इस नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत दूर हो गया, बीच में ये आ गया, अड़ गया, तो वो चीज़ भी इसने हल कर दी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। और ये मैंने पीपीसी का जब कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाला था, है ना, याद करो प्रीवियस लेक्चर, सी आया था अपने पास एप्सिलॉन नॉट A/D। उस टाइम भी मैंने बताया था कि अगर प्लेट के बीच का मीडियम बदल दे, डाइलेक्ट्रिक डाल दे, तो कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, K टाइम्स C नोट हो जाएगा। निकाला था ना उसमें, ये ध्यान है, ये C नोट था, C क्या आता था, एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन लिख देते थे, A/D कर देते थे। और एप्सिलॉन क्या होता है, K टाइम एप्सिलॉन नॉट A/D, ये C नोट हो गया, तो K टाइम C नोट। वहाँ से भी यही आया था, यहाँ से भी यही आया, कहीं से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। ठीक है, इसको एक बार नोट करो। अब इसमें देखो एडवांटेज इसके डालने के क्या क्या हुए हैं। एक एडवांटेज हुई कैपेसिटी इंक्रीज हुई, दूसरी एडवांटेज हुई कि ये इनको चिपकने से रोक देगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि प्लेट्स जो है डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। और कई बार हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बीच का मीडियम भी जो है पोलराइज हो जाता है, तो इसको भी वो मतलब इसको बोलते हैं हम, जो अपना कोई भी मीडियम होगा उसका ब्रेक डाउन होना, तो ब्रेक डाउन होने से भी बचाता है। तो इसके एडवांटेज हैं, एक बार इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर डिटेल। तो देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है मेटल के लिए। ठीक है बेटा, अब मेटल के लिए क्या वैल्यू होती है, मैं पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूँ पीछे कि मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये आई कहाँ से देख लेते हैं एक बार, तो हमने पढ़ा था अभी अभी, ये कैपेसिटर है, ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये उसकी नेगेटिव प्लेट है, और हमने इसके बीच में अब डाल दिया है मेटल को। तो सभी को पता है कि मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। और अभी अभी हमने पढ़ा था E जो जैसे डाइलेक्ट्रिक था, तो E रिड्यूस होके कितना आता था, E नोट बाय K आता था ना, यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू E की कितनी है, E नोट अपॉन K, E नोट अपॉन K, तो K कितना होगा, E नोट अपॉन E। यहाँ पर इंड्यूस्ड यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, घटकर अंदर कितना रह जाता है, 0, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो K कितना आएगा, E नोट अपॉन 0, तो K कितना हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि जितनी चार्ज डेंसिटी यहाँ है उतनी ही अंदर मेटल प्रोड्यूस करवा देता है इसके अंदर, यानी कि हमने कहा था ना ये सिग्मा है प्लस ये माइनस सिग्मा, एज इट इज, यानी कि यहाँ माइनस सिग्मा और यहाँ प्लस सिग्मा प्रोड्यूस करा देता है मेटल। कहाँ से, तो देखो हमने क्या ना, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 - 1 अपॉन के, पढ़ा था ना ये। तो सिग्मा आई क्या होगा, सिग्मा इंटू 1 - 1 अपॉन के कितना आया, इनफाइनाइट, तो सिग्मा आई कितना आया, सिग्मा, यानी कि सिग्मा आई था इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितनी इंड्यूस हुई, जितनी मेटल प्लेट्स के ऊपर थी, ये जितनी ये कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर थी, उतनी ही
मेटल ने अंदर प्रोड्यूस करवा दी। 100 इधर 100 इधर, नेट खत्म होकर कितना आ गया 0। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है इनफाइनाइट फॉर अ मेटल। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने बीच में सोचा कि ये करा दूँ तुम्हें, अच्छा रहेगा, तुम्हें पता लग जाए के की वैल्यू कहाँ से आई। तो अब हम उसी टॉपिक की तरफ दोबारा बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक ही हमने पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोले तो पीपीसी, विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। देखो अभी हमने पढ़ा था कि पूरा फिल कर दे तो कितना फर्क पड़ेगा, के टाइम्स हो जाएगा। अब करते हैं पार्शियली फिल्ड करें तो कितना होगा, चलो देखते हैं। ये अपने पास है कैपेसिटर, वही ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो, ये नेगेटिव प्लेट थी। अब हमने इतने हिस्से में बिल्कुल ये टच करता हुआ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। ये पहले डिस्टेंस जो ये पूरा का डिस्टेंस कितना था, ये d था, ठीक है, और इसकी थिकनेस हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक t। ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और इसके अंदर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सबको पता है, E0 अपॉन k। ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, ये अब तक हम पढ़ते आए हैं, सीधी सी बात है। अब देखो पार्शियली फिल्ड करने से चेक करते हैं कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा है, तो उसी से कैपेसिटी निकालेंगे। देखो हमारी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि जब ये स्लैब नहीं थी तो कैपेसिटी का ये फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऑफ पीपीसी, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बचने वाला है, ठीक है। अब V का फॉर्मूला याद करो, क्या था, E इंटू डी, यही तो था, एयर था तो E0 इंटू में D, ओरिजिनल तो यही था, यहाँ V0 लिख लो कि जब एयर था। अब मैंने कर दिया पार्शियली फिल्ड, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा V, नेट पोटेंशियल कितना आएगा, तो E0। अब देखो E0 कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है E0, और यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी वैल्यू है, E इक्वल टू E0 बाय के। तो एक पोटेंशियल ये हो गया और एक पोटेंशियल ये हो गया, दो पोटेंशियल हो गए ना। E0 कितने डिस्टेंस तक है, D में से T माइनस कर दो, इतना ही डिस्टेंस है ना, तो E0 कितने डिस्टेंस तक, D माइनस T तक, प्लस E कितने डिस्टेंस तक, T तक, तो E इंटू टी, और इस E की वैल्यू क्या है, E0 बाय के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E0 बाय के इंटू टी। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो V कितना होगा, E0 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब E0 कितना होता है तो सबको पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा कितना होता है, यहाँ लिख सकते हैं ना, E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। तो सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नॉट पहले से था, बचा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेट्स के बीच में। देखो पूरा भरा होता तो V कितना आता, V0 बाय के, सीधी सी बात है, पीछे कर चुके हैं। अब पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा भर दिया तो कितना होगा, इतना होगा। तो नई कैपेसिटी क्या होगी, न्यू कैपेसिटी क्या होगी, तो कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन वी, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। चार्ज पे तो कोई फर्क ही नहीं ना, चार्ज तो उतना ही है, तो C कितना आएगा, Q, और V कितना है ये वाला, Q इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, अपॉन आ गया एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q गया कट, ये चला जाएगा ऊपर, तो नई कैपेसिटी आ गई एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी बाय के।
ये कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको कैपेसिटी पहले से ज़्यादा ही मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक मेथड है कैपेसिटी निकालने का, पार्शियली फील्ड, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं कि मान लो मैं यहाँ दो कैपेसिटर सीरीज में मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर और यहाँ से यहाँ तक दो कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर सीरीज में, C1 इसकी कैपेसिटी, C2 इसकी कैपेसिटी, 1/C क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 की वैल्यू निकाल के पुट कर देना, सोल्व कर देना, इतना ही आएगा आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है, करके देखना क्या ऐसा आया कि नहीं आया। बस ध्यान ही रखना इसमें एक कैपेसिटर के में एयर है, क्योंकि यहाँ तो एयर है, और दूसरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। इनको ध्यान में रखते हुए इनकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। पीछे बता चुका हूँ इसकी कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी, इसमें डिस्टेंस देख लेना, उसके हिसाब से सॉल्व करना। ये आपके लिए काम है, करके देखना, बिल्कुल सेम आएगा। वो एक बड़ा मेथड है। अभी और करते हैं, थोड़ा सा फील और आएगा आपको, थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। अभी तो हमने एक डाला, एक दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के देखते हैं, तो इसको एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मान लो अभी तो हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराई है। मान लो अगर दो करा दे तो क्या होगा, तो ज़रा देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने इसके अंदर एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक लगा दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मान लो ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, इसके अंदर एक ये लगा दिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ये D है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, अच्छे से पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, ये थिकनेस T1, ये थिकनेस T2। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होगा, E0 बाय K, यहाँ भी कितना होगा E0 बाय K। अब ये K1 और ये K2, तो यहाँ पोटेंशियल निकालोगे तो देखो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा। V का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। अब यहाँ कितना पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल यहाँ, एक पोटेंशियल यहाँ, और एक ये पूरा गैप छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारा मिलाकर ही तो है। यानी कि हम ये कह सकते हैं E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। तो V कितना आएगा नया, E1 D1, ये V0 है, E0 इंटू में D पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले। अब E1 कितना है, E1 है ये E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितने डिस्टेंस पे है, D में से क्या माइनस करेंगे, एक तो T1 और एक T2, इन दोनों को माइनस कर दो, बाकी हिस्से में तो E0 ही है, तो बाकी हिस्से में तो इसी का पोटेंशियल होगा, प्लस E2 कितना है, E2 है ये वाला, यानी कि E0 अपॉन K1, E0 अपॉन K1 इंटू में D2 कितना है T1, तो T1 हो जाएगा। ऐसे ही E0 अपॉन K2 ये तीसरा, और D3 कितना है, ये T2 है। सब में से क्या कॉमन आएगा, E0 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस E0 अपॉन E0 तो चला गया ना, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, और E0 की जगह क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि E0 कितना आता है, ये है ना, निकाल रखा है पहले भी, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और सिग्मा की जगह Q बाय A रख दोगे तो क्या आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। बच गया D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो C कितना होगा, Q अपॉन V, Q अपॉन V की वैल्यू पूरी रख दो, यानी Q इंटू D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कट गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, नई कैपेसिटी आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। तो ये वैल्यू आई जब दो डाइलेक्ट्रिक डाला, वो भी दो पार्शियली फिल्ड हैं। कैसे है, ये पार्शियली फिल्ड है, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ताकि आप जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी, आपको बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो।
तो इसमें देखो एक चीज़ और, अभी जब हमने एक पार्शियली फील्ड किया था तो सी का फॉर्मूला क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला आया था। 2 डाला तो क्या आया, डी माइनस टी वन माइनस टी टू, टी वन बाई के वन टी टू बाई के टू। अगर मान लो 3 होता तो क्या था, डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री, टी वन बाई के वन टी टू बाई के टू टी थ्री बाई के थ्री। 4 होता तो माइनस टी फोर तक जाता, और इसमें टी वन बाई के वन टी टू बाई के टू टी थ्री बाई के थ्री और टी फोर बाई के फोर, अप टू सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो पार्शियली फील्ड के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है, पार्शियली फील्ड के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जरा एक सवाल मुझे करके दिखाओ तुम, मैं इसको रब करता हूँ, एक सवाल लिखता हूँ, इसको नोट कर लो एक बार। चलिए, तो सवाल भी कुछ ऐसा ही है, इस डायग्राम को बने रहने देते हैं हम, फॉर्मूला आपके लिए लिख देते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर पाओ। तो फॉर्मूला है हमारे पास कैपेसिटी का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब मैंने ऐसे 2 स्लैब डाल दिए और ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x, ठीक है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है। बताओ क्या होगा, एक बार पॉज करो, सोल्व करो जल्दी, फिर चेक करते हैं आपने सही किया या नहीं किया। जल्दी से करो, पॉज करो, सोल्व करो। चलिए, आपने कर लिया होगा, देखते हैं। अब फॉर्मूला ये लगाना, सीधी सी बात है, c क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t1 की जगह क्या है x, t2 की जगह क्या है x, प्लस t1 की जगह अगेन x अपॉन k1, दूसरे x अपॉन k2। इसको सोल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, सही आया होगा। मैं इसमें एक चेंज और कर रहा हूँ, अगर मैं k2 को कह देता भाई ये मेटल है, ये मेटल हो गया, ये K1 अब ये मेटल हो गया, तो मेटल के लिए K2 की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो क्या होता सोल्व होके, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस एक्स कितना हो गया 2x प्लस एक्स अपॉन के, 1 की जगह आप k ही ले लो, k है और ये इन्फिनिटी, किसी के बटे इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो फाइनल आंसर आ गया अपना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 2x प्लस एक्स अपॉन के, बस ये आंसर आ गया। इसकी वैल्यू पुट करके, इसका अगर मान लो न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू गिवन होती है तो इसको पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और शॉर्ट मेथड भी देखेंगे जिसमें हम पूरा इसके बीच के गैप को डाइलेक्ट्रिक से फिल करेंगे, 1 2 3 डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। तो जो हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब उसका फील इसके अंदर डालेंगे तो क्वेश्चन और मजा आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, उसी पार्ट से आते हैं। ये तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कंसेप्चुअली ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो इसी में बिल्कुल सेम डिट्टो सिचुएशन में एक ग्राफ भी कर लेते हैं, अगर हम ग्राफ कौन कौन सा, E वर्सेस X और V वर्सेस X, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ। किस केस में, इस केस में पार्शियली फील्ड वाले में। जैसे मान लो ये था, ये अपना डाइलेक्ट्रिक था ना, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था अपना, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये E0 था, इसमें E0 बाय K था, ये डिस्टेंस हो गया मान लो D, और ये चलो आसानी करने के लिए मैं कर देता हूँ, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस यानी कि इसकी थिकनेस भी कितनी है D है। तो ग्राफ बनाओ E वर्सेस X का, चलो जी बनाते हैं। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक तो ये D है, दूसरा फिर उससे आगे D है। तो ध्यान दो कि प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होता है, क्या वो फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट होता है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड की वैल्यू ई नोट ही रहेगी, और मान लो ये वैल्यू ई नोट है, तो ये जो यानी कि यहाँ तक ये अगर D1 को इस तरह से मान ले और D ये 2D वाला ऐसे ले ले, तो ये ग्राफ यहाँ तक कैसा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा ना। और जब यहाँ से यहाँ फील्ड आएगा तो फील्ड पहले ई नोट था, अब के से डिवाइड हो गया तो फील्ड रिड्यूस हुआ ना। मान लो ई नोट बाय के ये है, तो जो dt वाली वैल्यू आएगी यानी कि इस d तक तो ये था, उसके बाद ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फील्ड की वैल्यू ये, और यहाँ से यहाँ तक फील्ड की वैल्यू इतनी हो जाएगी, रहेगी इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, नो चेंज। सेम अगर हम करें पोटेंशियल का, इसमें बना दूं, चलो अलग बना लेते हैं। वही D, ये D, ये भी D, यानी कि यहाँ से D फिर यहाँ से D, कुल मिला के ये यहाँ से यहाँ तक 2D, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2D था, ये D, ये D। देखो अब पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल तुम बताओ घट रहा है, सेम है या क्या है। मान लो मैं डालने से पहले ही पोटेंशियल मान लो V नॉट था, जो भी था, अब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल बताओ घट रहा है, बढ़ रहा है, सेम है। याद करो कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सीधी सी बात है ना। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, भाई यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बट डी डिस्टेंस तक, ये देखो डी डिस्टेंस के बाद डाइलेक्ट्रिक चेंज आ रहा है, तो वहाँ तक तो मुझे पता है पूरा ऐसे इस तरह से रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस हो गया भाई, घट गया, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है। बट इसके आने से उस डिक्रीमेंट में कमी आ जाती है कि नहीं, उस डिक्रीमेंट में कमी आएगी कि नहीं। तो भाई यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आएगा, वी नोट का फॉर्मूला क्या होता था, ई नोट इंटू में डी होता था। अब डी डिस्टेंस तो है, मगर ई नोट कितना हो गया, ई नोट बाय के। क्या जो ये वैल्यू है पहले से कम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रिड्यूस नहीं हुआ था। अगर ये कम हो जाएगा तो वी नोट भी क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात है, ये कम हो गया ना, तो वी नोट भी क्या होगा, कम होगा। यानी जितना डिक्रीमेंट पहले था उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा। डिक्रीमेंट तो होगा मगर उतना नहीं होगा। यानी कि यहाँ से आपसे अगर ये पूछ ले कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, कौन सा एंगल बड़ा है, θ1 है। एंगल बड़ा होने का मतलब यहाँ चेंज ज़्यादा है, यहाँ चेंज कम है, यही पूछा जाता है कई बार आपसे क्वेश्चंस के अंदर। तो एक बार इस ग्राफ को नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने असली कंपटीशन एंड बोर्ड वाले टॉपिक की तरफ। ये भी मतलब ये नकली नहीं था, ये भी असली टॉपिक है, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी तो आगे समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। चलिए, तो अब देखो जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड में या कंपटीशन में, कई तरह के और भी इम्पोर्टेंट सवाल हम करेंगे। तो देखो एक बार इसको अब दे दिया जी आपके पास, ये थोड़ा सा हम रंगीन हो जाते हैं हम, हैं। रंगीन का मतलब देखो ये है कि यहाँ मैंने, अब ये कैपेसिटर है मेरे पास, कैपेसिटर के अंदर मैंने इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, जो कितने डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर है। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है K1। एक मैंने किया इस तरह से, ठीक है, ये भी कितने डिस्टेंस पर है, d पर है। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है K2। और आसान कर दूं, चलो पूरा डिस्टेंस, कैपेसिटर में पूरा डिस्टेंस कितना लेते हैं, d, तो ये है आपका d/2, ये है आपका d/2। आपने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है कितनी होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो इस तरह क्वेश्चन दे दिया आपको,
दो प्लेट्स हैं ऐसे लगा दिए, बीच में दो डाइलेक्ट्रिक। अभी तो देखो मैंने किया पार्शियली फील्ड, अब कंप्लीट फील्ड है, और कंप्लीट फील्ड में पता है अगर कंप्लीट फील्ड करोगे तो के टाइम कैपेसिटी बढ़ती है, ये तो हम पढ़ के आए हैं ना अभी। तो ये देखो एक चीज़, अब इस प्लेट का पोटेंशियल बराबर है, यानी कि ए इसको माने और बी इसको माने, इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस किए थे ना। अब थोड़ा उसका फील लेते हैं डाइलेक्ट्रिक में वो कैसे डालेंगे। तो इसमें क्या है, अब देखो ये प्लेट का पोटेंशियल V है, इसका 0 है, बीच वाले का पोटेंशियल डेफिनेटली अलग आएगा, इसका मुझे नहीं पता कितना है, मगर इससे इधर जा रहा है। तो यहाँ साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या दो कैपेसिटर नहीं है इस तरह से सीरीज में लगे हुए। जब मैंने तुमको ये बताया था 1 2 3 4 ऐसे प्लेट लगा देते थे और मैं कहता था कितने कैपेसिटर बन गए, 1 2 3 4, ये सीरीज में नहीं होते थे। वही वाला फील तो है यहाँ भी, फील वही तो है, 4 सेम पोटेंशियल अलग अलग। तो इसका मतलब यहाँ एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटी C1 दूसरी कैपेसिटी C2, यानी कि इसकी C1 मान ली इसकी C2 मान ली और दोनों सीरीज में है। फ़र्क बस इतना है कि इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। इसके बीच का गैप भी बढ़ गया D/2, सॉरी घट गया, और इसका भी हो गया D/2। तो नेट कैपेसिटी क्या होगी। अब मैं सीधी सी बात करूं कि दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सबको ध्यान में है। और C0 का फॉर्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हमें बस करना क्या है, पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है, सॉरी सीरीज में फॉर्मूला होता है, C1 C2 की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। C1 कितना होगा, यहाँ C1 मेरा है जी ये कैपेसिटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैपेसिटर ये वाला। अब देखो ये एक कैपेसिटर है जो पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसके अंदर। अब पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटी कितनी, K टाइम्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, K1 टाइम्स C0 लिख सकते हैं हम, जितनी कैपेसिटी एयर में थी उसका K1 टाइम्स हो जाती है। अब C0 लिखते तो C0 का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ऐसा तब लिखते जब ये K1 पूरा भरा होता, यहाँ भी भरा होता, बट इतने हिस्से में तो नहीं है। K1 तो कितने हिस्से में है, D/2, इसलिए यहाँ D की जगह क्या आएगा, D/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, C1 कितना हो जाएगा 2, ऊपर गया 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये एप्सिलॉन नॉट A/D किसके बराबर है, C0। तो C1 को हम लिख सकते हैं 2 K1 C0, यानी कि 2 K1 टाइम्स बढ़ेगी। इसको दूसरी तरह से फील ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो C0 का फॉर्मूला ये होता है, अगर डिस्टेंस को आधा करूँगा कैपेसिटी कितनी होगी, डबल होगी, 2 गुनी होगी। मीडियम बदल दूंगा K टाइम्स हो जाएगी तो 2 K टाइम्स हो जाएगी। वहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से भी निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, आएगा यही। C1 आ गया 2 K1 टाइम्स C0। सिमिलरली अगर मैं C2 कैलकुलेट करूँगा बिल्कुल सेम वे में, एप्सिलॉन नॉट A/D/2 रखूँगा तो 2 K2 टाइम्स C0 आएगा, यही आना है। उठा के दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर क्या आएगा आपके पास, देखो C इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2, तो C1 इंटू C2 करो कितना आएगा, यानी कि 2 K1 C0 इंटू 2 K2 C0 अपॉन 2 K1 C0 प्लस 2 K2 C0। ऊपर कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 K1 K2 C0 का स्क्वायर, नीचे से 2 और C0 कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2। C0 से C0 कट गया तो C कितना आया, और 2 से 2 पे कट गया, तो ये बच गया 2 K1 K2, नीचे बच गया K1 प्लस K2, और ऊपर बच गया C0। तो इतना फाइनल आंसर आ गया, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और C0 की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यानी कि कभी भी इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें 2 डाइलेक्ट्रिक आपको डाल रखे हैं, और 2 डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटी, 2 डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, तो 2 K1 K2 अपन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब याद करो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें पार्शियली फील्ड था। अगर मैं वही क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से करता तो देखो कैसे होगा। इसको आपने एक बार नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अब मान लो मैं इसको गायब कर देता हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि इस D/2 हिस्से पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, सिर्फ इस D/2 पे, इस पे तो एयर है, इस पे तो एयर है, तो आंसर कितना आएगा, फॉर्मूला वही रखना है,
2k1 k2। अब मुझे पता है एयर के लिए k कितना होता है 1, एयर के लिए k कितना होता है 1, तो 2k1, k1 कितना आया है 1, k2 कितना है, इसको मान लो k मान लो, अपॉन k1 प्लस k2 यानी कि 1 प्लस k इंटू में c0। तो फाइनल आंसर कितना आया 2k अपॉन 1 प्लस k इंटू c0, ये आंसर आएगा। और अगर इसको मेटल मान लोगे तो k कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यू रख देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी तरीका अपनाओ, क्वेश्चन को करना ज़रूर है और इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। तो ये अपना था जब हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम एरिया को डिवाइड करेंगे। चलो देखो कैसे होगा, थोड़ा और फील लेते हैं अच्छे वाला। चलो देखो अब क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और ये। चलो जी आ जाओ। अभी मैंने इसमें ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k1 है, नीचे भी डाल दिया इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k2 है, और जो ये एरिया था ये a/2, ये एरिया a/2, यानी कि आधे एरिया में ये डाल दिया, आधे एरिया में ये डाल दिया, बीच का गैप उतना ही है, बीच का गैप d का d है। तो देखो अब दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ऊपर नजर आ रहा है, एक कैपेसिटर नीचे नजर आ रहा है, मगर दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही नजर आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में नहीं है। तो हम यहाँ इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं जो कि पैरेलल में हैं और दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, k1 और k2 भरा हुआ है। इस तरह से सोल्व करो, बहुत आसानी से सोल्व होगा। अगर वो कहता ना एयर है इसके अंदर है, तो यहाँ एयर कर दो बस, खाली, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा वो भी। k1 k2 आ गया, तो इसका मतलब एक कैपेसिटी c1 एक कैपेसिटी c2 और पैरेलल में करते हैं तो c कितना आता है c1 प्लस c2। बस हमने करना क्या है, c1 और c2 की वैल्यू तो निकालनी है। c1 कितना आएगा, c1 है ये, पूरा कितने से भर गया k1 से, तो क्या k1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आएगा, बिल्कुल आएगा। बट इसमें एरिया डिवाइड हो गया तो a की जगह a/2 आ जाएगा, तो c1 कितना आएगा k1 एप्सिलॉन नॉट a/d, 2 डिवाइड में हो गया तो 2 यहाँ लिख दिया। ये c0 के इक्वल होता है तो इसको लिख देंगे हाफ k1 c0, और c2 कितना आएगा हाफ k2 c0, दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, तो c कितना आएगा हाफ k1 c0 प्लस हाफ k2 c0। तो c कितना आएगा, क्या कॉमन आएगा, एक तो c0 और एक हाफ, तो अंदर बचा k1 प्लस k2, c0 बाहर 2 से डिवाइड, बस। यानी कुल मिला के दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जोड़ के 2 से डिवाइड के आधा कर दो, उसका इंटू में c0 कर दो, आंसर आएगा। c0 की जगह आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट a/d भी लिख सकते हो। खत्म कहानी, है ना आसान, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह के सवाल बहुत सारे पेपर में पूछे गए हैं, इस तरह के नहीं, और भी थोड़े और कॉम्प्लेक्स करके आएंगे। बट अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन आपने करना है। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें। अभी हमने यहाँ देख लिया, तो शॉर्टकट अगर मारना तो क्या बढ़ाना तो पड़ेगा आपको। बस एक शॉर्टकट मैंने बना दिया इसका कि अगर मान लो किसी भी कैपेसिटर में डिस्टेंस डिवाइड हो रहा, मान लो d/2 कह दिया, हो सकता है d/3 कह दे, 2d/3 कर दे। अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस क्या कह रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, तो सीरीज में होंगे कैपेसिटर। और अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो कैपेसिटर क्या होंगे, पैरेलल में। बेसिक कंसेप्ट है, याद रख लेना। मान लो यहाँ तो साफ साफ दिखा दे रहा, कई बार क्या होगा, डिस्टेंस भी डिवाइड कर रखा होगा, एरिया भी कर रखा होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो उसी का मेथड है जो मैं करा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको याद रखना ताकि ये आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगा। तो अभी रब करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना आज के लेक्चर का लास्ट सवाल होगा। तो जिसको आपने अभी करना है और वो क्या है, तो देखो ये आपके लिए असाइनमेंट है।
और इस असाइनमेंट का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। हिंट मैंने आपको दे ही दिया है। ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में यहाँ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये है D/2, ठीक है। यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये भी है D/2। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है K2 और इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है K1। और जो नीचे है इस हिस्से में भी क्या भर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K3 है। K1 K2 K3 D/2 ये A/2 ये A/2। तो इसको आपने सॉल्व करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है और मुझे सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या आया। अगर आपके पास सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन करके उसकी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करो या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो, फिर मैं देख लूँगा कैसा आया है। और इसका हिंट अगर दे दूँ आपको, दे दूँ हिंट, मैंने पीछे दिया भी है, डिस्टेंस डिवाइड होगा, एरिया डिवाइड होगा, तो क्या करना है तो बता भी देता हूँ। देखो अगर हिंट, चलो आप ट्राई कर लेना, हिंट नहीं देता, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर, डाइलेक्ट्रिक विथ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या चेंज आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने किया। आगे और जो है इस चैप्टर को हम बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करेंगे। तब तक के लिए ये कीजिए, इसके और न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फिजिक्स करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।